कहानी की शुरुआत होती है होंडुरस से, जहाँ रोसियो नाम की एक लड़की को गाना गाते हुए दिखाते हैं। गिजेल नाम की एक औरत उसके घर आती है, जो कि एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम करती है। वो रोसियो के पिता को उनकी कंपनी में हो रहे बच्चों के ऑडिशंस के बारे में बताती है और रोसियो को ऑडिशंस में आने के लिए कहती है। तभी उसका छोटा भाई मिगेल भी वहाँ आता है। अगले दिन उनके पिता दोनों बच्चों को लेकर ऑडिशंस के लिए जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर गिजेल उनसे कहती है वो शाम को 7 बजे बच्चों को यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके बाद वहाँ बच्चों का फोटोशूट होता है और शाम को रॉबर्टो बच्चों को लेने वहाँ पहुँचता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं देता। जब वो अंदर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो पूरी बिल्डिंग में ढूंढता है पर बच्चे वहाँ नहीं होते। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागता है। उसके बच्चे किडनैप हो चुके थे और ऐसे ही पूरी दुनिया से बच्चे गायब होते हैं, जिन्हें बाद में बेचा जाता है। इसके बाद कैलिफोर्निया अमेरिका में एक घर को दिखाते हैं, जहाँ एक आदमी कुछ बच्चों की तस्वीरें देख रहा होता है, लेकिन उस पर होमलैंड की नज़र होती है। एजेंट्स उसकी इंटरनेट एक्टिविटी देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी एक फ़ोटो अपलोड करता है और 2 एजेंट्स उसके घर में घुसते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। टिम और क्रिस वो एजेंट्स हैं जिन्होंने उस आदमी को पकड़ा है। क्रिस कहता है वो रात को सो नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे आते हैं। क्रिस और टिम उन लोगों को पकड़ते थे जो बच्चों को अब्यूज़ करते थे। वो टिम से पूछता है अभी तक हमने इतने लोगों को पकड़ा है पर एक भी बच्चे को नहीं बचा पाए। इस बात से टिम भी परेशान होता है। वो उस आदमी के सेल में जाता है और उसे सेल से बाहर लाता है। टिम उसे यकीन दिलाता है उसे भी बच्चों का शौक है और वो भी बिल्कुल उसी की तरह है, और वो आदमी टिम पे भरोसा कर लेता है। टिम उस आदमी को 5 दिन के लिए जेल से बाहर ले जाने के लिए अपने बॉस को मना लेता है। टिम उसके साथ उसके घर जाता है। टिम कहता है वो उस पर लगे सारे इल्ज़ाम हटवा देगा, पर बदले में उसे भी उसके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद वो आदमी अपने सप्लायर से मिलता है और टिम उनकी फ़ोटो खींच लेता है। वो आदमी टिम को मिगेल की फ़ोटो दिखाता है और कहता है उसे खास टिम के लिए मंगवाया है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है। अगले दिन यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पर टिम उस आदमी का इंतज़ार कर रहा था जो मिगेल को लेके आने वाला था, और पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। टिम मिगेल को लेके एक डाइनर में जाता है। मिगेल सिर्फ 8 साल का था। टिम उसे बताता है उसका बेटा भी मिगेल की उम्र का है। मिगेल उसे एक लॉकेट दिखाता है जो उसकी बहन ने उसे दिया था और उसकी बहन अभी भी उनके पास है। मिगेल बताता है उन्हें एक शिपिंग कंटेनर में डाल के देश से बाहर कोलंबिया ले गए थे और वहाँ उस आदमी ने मिगेल को खरीद लिया और वो अपनी बहन से अलग हो गया। वो मिगेल को कोलंबिया से मैक्सिको ले आया और बॉर्डर क्रॉस करके उसे यूएस ला रहा था, जहाँ टिम ने उसे पकड़ लिया। टिम मिगेल को उसके पिता से मिलवाता है। उसके पिता रोसियो के लिए परेशान होते हैं। टिम उनका दर्द समझता है क्योंकि वो भी एक पिता है। वो अपनी बीवी को इस केस के बारे में बताता है। इसके बाद मिगेल अपने पिता के साथ जा रहा होता है, पर जाते जाते टिम को वो लॉकेट दे देता है। टिम अर्ल से मिलने जेल जाता है। वो उसे धमकाता है अगर उसने टिम को सब कुछ नहीं बताया तो वो उसे कोलंबिया भेज देगा, जहाँ के जेल अमेरिका की जेल की तरह नहीं है। जिस लड़की ने बच्चों को किडनैप किया था, टिम उसका स्केच बनवाता है और कोलंबिया पुलिस को भेज देता है। वो अपने बॉस को रोसियो के बारे में बताता है। उसका बॉस कहता है होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका से बाहर ऑपरेट नहीं करती और ये केस कोलंबिया पुलिस देखेगी। लेकिन टिम कोलंबिया जाके रोसियो को ढूंढना चाहता था। उसका बॉस टिम को एक ट्रेनिंग सेमिनार के बहाने कोलंबिया भेज देता है, जहाँ टिम मिलता है पुलिस कैप्टन जॉर्ज से। जॉर्ज टिम को लेकर वैम्पीरो के पास जाता है। वैम्पीरो पहले काली कर्टल के लिए काम करता था, लेकिन अब वो ट्रैफिकर्स से बच्चों को खरीदता है और उन्हें आज़ाद कर देता है। वो उन्हें दूसरी ज़िंदगी देता है। वैम्पीरो टिम से कहता है अगर तुम रोसियो को ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कपड़े बदलो। ये शहर पार्टी के लिए जाना जाता है। तुम्हें देख के ऐसा लगना चाहिए तुम यहाँ मज़े करने आए हो। वैम्पीरो कहता है हो सकता है रोसियो यहीं कोलंबिया में हो या फिर मॉस्को, बैंकॉक, अमेरिका में। वो टिम को बताता है वो गिजेल को जानता है और उसका असली नाम गिजेल नहीं कैटी है और वो मिस कार्टिगेना रह चुकी है। जॉर्ज बताता है उसके नाम पे एक पार्किंग टिकट भी नहीं है, हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। टिम केटी से मिलना चाहता था। वैम्पीरो कहता है केटी सिर्फ जान पहचान के आदमियों से डील करती है और उससे मिलना इतना आसान नहीं है। टिम एक न्यूज़ देखता है जिसमें थाईलैंड पुलिस ने एक अमेरिकन को पकड़ा था जो वहाँ बच्चों का सेक्स क्लब चलाता था, और टिम को एक आइडिया आता है। वो वैम्पीरो से कहता है अगर हमें कैटी से डील करनी है तो प्लान बड़ा होना चाहिए। वो उसे उस थाईलैंड के क्लब के बारे में बताता है जो सिर्फ रईसों के लिए था। वहाँ हर वक्त कम से कम 100 बच्चे होते थे और मेंबर्स के लिए वो क्लब 24 घंटे खुला रहता था। टिम कहता है अगर हम एक ऐसा क्लब यहाँ खोल दें और बच्चों के लिए कैटी से मिले तो उसे हम पे शक नहीं होगा। और वैम्पीरो को यह आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन होटल बनाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो पाब्लो नाम के एक बिजनेसमैन का सहारा लेंगे। टिम कहता है पाब्लो ने पहले भी होमलैंड की मदद की है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। टिम कहता है अब हमें बस कैटी तक पहुँचना है। वैम्पीरो कलाकस नाम के एक ट्रैफिकर से मिलता है और उसे एक घर में ले जाता है, जहाँ वो उसे टिम से मिलवाता है। टिम एक अमीर अमेरिकन होने की एक्टिंग करता है
और अपने होटल के प्लान के बारे में कैलकस को बताता है। टिम कहता है उसे होटल खोलने के लिए 50 से 60 बच्चों की ज़रूरत है, पर कैलकस इतने बच्चों का इंतज़ाम अकेले नहीं कर सकता। वो वहाँ से निकलता है और जॉर्ज उसका पीछा करता है। कैलकस कुछ लोगों से मिलता है जिनमें कैटी भी थी। वो उन्हें होटल के बारे में बताता है। वहीं टिम का बॉस उससे नाराज़ होता है क्योंकि टिम अभी तक एक भी अमेरिकन बच्चे को नहीं बचा पाया और ना ही एक भी ट्रैफिकर को पकड़ पाया है। वो टिम को अमेरिका वापस आने को कहता है। उनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। टिम रोसियो की फ़ोटो देखता है और फैसला करता है वो नौकरी छोड़ देगा और रोसियो को ढूंढेगा, लेकिन उसे पाब्लो को मनाना होगा क्योंकि पाब्लो होमलैंड की मदद करता था। वो टिम की मदद करेगा या नहीं इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। इसके बाद टिम अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है। टिम पाब्लो को बताता है कैसे इन बच्चों को अगवा किया जाता है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों बच्चे गायब होते हैं और उन्हें इस काम में डाला जाता है। पाब्लो कहता है वो गवर्नमेंट की मदद करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। जब पाब्लो गाड़ी में आके बैठता है, उसका ड्राइवर उसे रोसियो की फ़ोटो देता है जो टिम ने उसे देने के लिए कहा था। पाब्लो टिम के पास जाता है और होटल बनाने के लिए मान जाता है। पाब्लो कोलंबिया आता है और टिम की टीम से मिलता है। वो होटल बनाने के लिए वहाँ एक आइलैंड खरीदते हैं। वो कैलकस को पेपर्स दिखाते हैं ताकि वो ये खबर कैटी तक पहुँचा दे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। वैम्पीरो पाब्लो को ट्रेन करता है ताकि कैटी और उसके साथियों को शक न हो। फाइनली वो दिन आता है जब वो कैटी से मिलते हैं। टिम कहता है बच्चे होटल की ओपनिंग से एक दिन पहले यहाँ होने चाहिए ताकि ओपनिंग के दिन वो तैयार हों, और कैटी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन होटल में वो लोग कैमरे लगाते हैं। टिम देखता है कैटी और उसके लोग बच्चों को एक बोट से आइलैंड की तरफ ला रहे होते हैं, पर उस बोट में सिर्फ 15 से 20 बच्चे थे। वो जॉर्ज से कहता है जब तक पूरे बच्चे यहाँ ना आ जाएं तुम्हें रुकना होगा। कैटी के साथ ओसोरियो नाम का एक आदमी था जो उनका लॉयर है। टिम उन्हें पैसे देता है। तभी ओसोरियो की नज़र वहाँ एक बच्चे पे पड़ती है। टिम जॉर्ज से रुकने को कहता है। वो कहता है ओसोरियो को सबसे अलग रखना और उसे हथकड़ी मत पहनाना। तभी ओसोरियो उस बच्चे को लेके जा रहा होता है और टिम उसे रोकता है। वो ओसोरियो से किसी और बच्चे को चुनने को कहता है क्योंकि उसे टिम ने चुना है, जिससे ओसोरियो भड़क जाता है और उसका आदमी टिम पे बंदूक तान देता है, लेकिन वैम्पीरो आके मामले को संभालता है। तभी जॉर्ज को दूसरी बोट आती दिखती है और वो अपनी टीम के साथ आइलैंड पहुंचता है। पुलिस वहां सबको पकड़ लेती है। किसी को शक न हो इसलिए वो टिम, वैम्पीरो और पाब्लो को भी अरेस्ट कर लेते हैं। और जैसा टिम ने कहा था, जॉर्ज ओसोरियो को अलग से ले जाता है, जिससे सबको लगता है ओसोरियो ने पुलिस को खबर दी है। पुलिस कैटी और उसके साथियों को ले जाती है। जॉर्ज टिम को बताता है उन्होंने 54 बच्चों को बचाया है। टिम रोसियो के बारे में पूछता है, लेकिन रोसियो इन बच्चों में नहीं थी। वहीं रोसियो के पिता उसके घर आने का इंतजार कर रहे थे। जॉर्ज फ्यूगो को ओसोरियो की फ़ोटो दिखाता है। जेल में किसी ने उसे मार दिया था। जॉर्ज कहता है अगर उसने पुलिस की मदद नहीं की तो उसका भी यही हाल होगा। फ्यूगो उन्हें बताता है उसने रोसियो को स्कॉर्पियो ग्रुप को बेच दिया था। ये सुन के जॉर्ज का चेहरा उतर जाता है। वो टिम को बताता है स्कॉर्पियो कोलंबिया का सबसे ताकतवर रेबल ग्रुप है और गुटियारा नदी से उनका इलाका शुरू होता है। वहाँ कोई नहीं जाता, ना पुलिस, ना आर्मी, ना हम लोग। वो टिम से कहता है रोसियो को भूल जाओ। टिम कहता है अगर वो तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम यही कहते। जॉर्ज कहता है हम उसकी मदद नहीं कर सकते, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तभी वैम्पीरो कहता है अगर उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो। वो बताता है डॉक्टर्स वहाँ जाते रहते हैं मलेरिया, डेंगू फीवर जैसी बीमारियों का इलाज करने। अगर ऐसी कोई बीमारी फैल जाए तो हम उनके इलाके में घुस सकते हैं। जॉर्ज उनके लिए न्यू ID कार्ड्स बनाता है जिसके मुताबिक वो डॉक्टर्स थे। इसके बाद वो दवाइयाँ गाड़ी में रखते हैं। जॉर्ज टिम से कहता है वो सिर्फ नदी तक उनके साथ जा सकता है, उसके आगे जाने की इजाज़त उसको नहीं है और उसके आगे उन्हें खुद ही जाना होगा। वो उन्हें एक इंजेक्शन देता है जिससे वो उन्हें ट्रैक कर सकेगा अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बॉडीज़ ढूंढने के लिए। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। वो नदी के पास के इलाकों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ते हैं ताकि रेबल्स को उन पर शक ना हो। अगले दिन उन्हें नदी के रास्ते आगे बढ़ना था। जॉर्ज टिम को गन देता है पर टिम वो गन वापस कर देता है। टिम और वैम्पीरो दवाइयाँ लेके एक बोट में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाके वो देखते हैं एक बोट उनकी तरफ आ रही है। उसमें रेबल्स होते हैं। वो उनका सामान चेक करते हैं पर उनके पास सिर्फ दवाइयाँ थी। वो कहते हैं उन दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ से आगे जा सकता है। टिम कहता है वो उनके साथ जाएगा। वो दवाइयाँ दूसरी बोट में रखते हैं। टिम वैम्पीरो से कहता है अगर मैं रात को वापस आया तो भागने के लिए तैयार रहना, और टिम उनके साथ चला जाता है। जॉर्ज वहीं नदी किनारे उनका इंतजार कर रहा था। वो देखता है टिम अकेला आगे जा रहा है। वैम्पीरो उसे बताता है रेबल्स टिम को ले गए। रेबल्स उसे जंगल में बहुत अंदर ले जाते हैं। टिम बड़े ध्यान से सब कुछ देखता है। वो लोग वहाँ कोकेन की खेती करते थे। आखिर में वो रेबल्स के कैंप पहुँचता है जहाँ टिम उनके लीडर से मिलता है और उसे बताता है उन्हें नदी के पास डेंगू और मलेरिया के केसेस मिले हैं। वो कहता है ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, उसे यहाँ मौजूद लोगों को चेक करना होगा और अगर यहाँ किसी को ये बीमारी हुई
तो उन्हें कैंप से दूर ले जाना होगा। जिस पे रेबल लीडर कहता है अगर यहाँ किसी को ये बीमारी हुई तो उसे मेरे पास लाना। इसके बाद टिम रोसियो को ढूंढता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे रोसियो मिलती है। तभी उनका लीडर वहाँ आ जाता है। वो टिम से उसके आदमियों को चेक करने को कहता है। रात होने पर टिम रोसियो को ढूंढता है, पर रोसियो बाकी बच्चों के साथ नहीं होती। वहीं रेबल लीडर अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। वो लोग शराब पी रहे थे। टिम उसकी हट में घुसता है जहाँ उसे रोसियो मिलती है। रोसियो टिम को अचानक देख के चिल्लाती है। उनका लीडर रोसियो की आवाज़ सुन लेता है और उनकी तरफ आता है। टिम रोसियो को चुप रहने को कहता है। जब वो आदमी अंदर आता है, टिम रोसियो को आंख बंद करने का इशारा करता है और उस आदमी को मार देता है। वो रोसियो को लेके वहाँ से निकलता है। तभी एक रेबल हट में आता है और अपने लीडर को मरा देखता है। जब तक वो रेडियो पे अपने आदमियों को खबर देता है, तब तक टिम अंधेरे का फ़ायदा उठा के एक बोट में वहाँ से भाग जाता है और रेबल्स उसका पीछा करते हैं। वहीं वैम्पीरो देखता है टिम उनकी तरफ आ रहा है। कुछ देर बाद वो नदी किनारे पहुँच जाते हैं। रेबल्स उनके पीछे थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, रेबल्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर गोलियाँ चलाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। टिम रोसियो का लॉकेट उसे देता है और रोसियो उसे बड़ी हैरानी से देखती है। वहीं रोसियो के पिता को ये खबर मिलती है। अगले दिन उसके पिता और भाई उससे मिलने आते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। टिम रोसियो को बचाने के बाद काफ़ी समय तक कोलंबिया में रहा। उसने पुलिस की मदद से 100 से भी ज़्यादा बच्चों को बचाया और उनकी टीम कई ट्रैफिकर्स को पकड़ने में भी कामयाब रही। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।